नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम तरंगों के वेव्स वाला जो चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, समझ लिए थे। अब उनसे आगे की कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इसका पहला क्वेश्चन ले लेता हूं कि किसी बंद अनुनादी नली द्वारा उत्पन्न मूल स्वर्ग की आवर्ती न्यू है। समान लंबाई की किसी खुले अनुनादी पाइप द्वारा उत्पन्न मूल स्वर्ग की आवर्ती क्या होगी? देखिए, बंद पाइप के लिए हम क्या जानते हैं? बंद पाइप के लिए हम आवर्ती का फॉर्मूला जानते हैं, V/4L। और खुले पाइप के लिए हम आवर्ती का फॉर्मूला जानते हैं, मूल आवर्ती है ये, V/2L। इसको मैं n डेज कह देता हूं। तो यहां से V/2L, तो यहां से ये V/2L की जगह हम देखो, इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया 4L हो गया, यहाँ पर 2 × n हो गया। तो आवर्ती 2 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पर n डेज के रूप में लिख रहे हैं, तो n डेज ये पहले बंद पाइप में जो आवर्ती थी उसकी दुगुनी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 50 सेमी समान लंबाई की 2 नलियां हैं। उनमें से एक नली एक सिरे पर बंद है जबकि दूसरी के दोनों सिरे खुले हैं। तो वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। दोनों नलियां किस आवर्ती पर अनुनाद कर सकती है? जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किस पर ये अनुनाद कर सकती है, ये हमें पूछा गया है। क्लियर? तो देखिए, मैं यहां पर इनकी मूल आवर्ती निकाल लेता हूं, यहां पर खुले पाइप और बंद पाइप दोनों के लिए। पहले में एक सिरा बंद है, तो बंद पाइप के लिए क्या होती है? बंद पाइप के लिए आवर्ती का फॉर्मूला होता है V/4L। और खुले पाइप के लिए आवर्ती का फॉर्मूला होता है V/2L। ये फॉर्मूले होते हैं। यहां पर लंबाई दोनों के अंदर समान है, 50 सेमी। वेलोसिटी यहां पर देख लेते हैं, किस आवर्ती पर अनुनाद कर सकती है। तो यहां पर जो आवर्ती है वो इसका व्यापक फॉर्मूला तो PV/4L, इसका भी PV/2L। तो यहां से देखिए, जब हम सबकी वैल्यू रख दें, पहली स्थिति में 340/4 गुणा में 0.5, तो ये तो आ गया 170 हर्ट्ज। फिर अगली जो आवर्ती आएगी बंद पाइप के अंदर, देखिए इनमें क्या है, विषम गुणावर्तियां ही मौजूद होती है, तो 510 हर्ट्ज होगी। तो देखिए, पहली गुणावर्ती, इसमें जो N1 N2 N3 इनका जो अनुपात होता है वो 1:3:5 होता है। तो अगली 5 गुणी होगी पहली से, तो ये आ जाएगा यहां से 850 हर्ट्ज। मैं बात करता हूं खुले पाइप की, तो खुले पाइप के अंदर जो मूल आवर्ती होगी वो क्या होगी? 2 गुणा में 0.5, 340 हर्ट्ज। और अगली जो आवर्ती होगी वो होगी 680 हर्ट्ज। और उसके बाद की जो आवर्ती होगी वो 1020 हर्ट्ज। इसमें जो आवर्तियों का अनुपात है 1
1:2:3 होता है, 1:2:3, क्योंकि इसमें सभी आवर्तियां मौजूद होती है। तो यहाँ पर हमें देखिए कोई भी जो आवर्ती है वो इनमें सेम प्राप्त नहीं हो रही, तो इनका मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी भी आवर्ती के ऊपर ये अनुनाद नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक रॉकेट किसी स्थायी लक्ष्य की ओर 220 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। लक्ष्य तक पहुंचने वाली कुछ ध्वनि वापस रॉकेट तक एक प्रति ध्वनि की भांति परावर्तित होती है, तो रॉकेट के द्वारा संसूचित की गई प्रतिध्वनि की आवृत्ति होती है। हमें ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखो यहां पर जो लक्ष्य हमें दे रखा है, लक्ष्य के बारे में जो बता रखा है वो एक स्थायी लक्ष्य है, और उस लक्ष्य द्वारा संसूचित ध्वनि, लक्ष्य द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति, सुनी गई या संसूचित हुई सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति। तो उस कंडीशन को देखिए, एन डेस बराबर एन वी माइनस वी नॉट, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर गति नहीं करा तो v माइनस वी जीरो हो जाए, मतलब जीरो हो जाएगा, फिर माइनस बट्टे में v माइनस से वी एस सोर्स यहां पर गति कर रहा है। ठीक है, यहां पर 1000 आवृत्ति की ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है। v की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 330 बट्टे में 330 माइनस 220। यहां से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 1000 गुणा में 330 बट्टे में 110, तो ये 3000 हर्ट्ज मिल जाएगा, 3000 हर्ट्ज। क्लियर। फिर देखिए हमारे को पूछा है कि रॉकेट के द्वारा संसूचित की गई प्रतिध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। अब रॉकेट गति कर रहा है यहां पर, तो रॉकेट के द्वारा सुनी गई जो आवृत्ति उसको मैं एन डबल डेश से पुट कर दूं, तो एन डेश उसकी ओर आने वाली आवृत्ति v। अब देखो, अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि रॉकेट इधर जा रहा है, ऐसे समझिए, रॉकेट इधर गति कर रहा है, ये लक्ष्य है। तो जब ये जो रॉकेट है वो इधर गति कर रहा था, इधर गति कर रहा था, इसके द्वारा, लक्ष्य के द्वारा संसूचित जो आवृत्ति है वो है एन डेश। फिर अब यहां से ध्वनि तरंगें टकराकर इधर वापस जा रही है, तो ध्वनि तरंग की चाल इधर है, जबकि रॉकेट की चाल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस vo बट्टे में v, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्य है वो तो स्थिर अवस्था में है। एन डेश की वैल्यू है 3000, v का मान है 330, vo जो ऑब्जेक्ट है वो खुद गति कर रहा है 220 की स्पीड में, 330। यहां से कितना निकल कर बाहर आएगा, 3000 गुणा 550 बट्टे में 330, ये तो आ गया 5 बट्टे में 3, ये आ गया 1000। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5000 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन सी में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी परिगामी तरंग के प्रकरण में किसी दृढ़ परिसीमा पर परावर्तन निम्न में से किस कला परिवर्तन के साथ होगा। देखिए, दृढ़ सिरे से जब परावर्तन होता है तो 180 डिग्री का कलांतर क्रिएट हो जाता है, तो यहां पर ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। और यदि यहां पर मुक्त सिरे से परावर्तित होता तो कलांतर 0 डिग्री का होता, तब कलांतर कितना होता, मुक्त सिरे के लिए है ये, और ये किसके लिए है, दृढ़ सिरे या दृढ़ परिसीमा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक मीटर लंबाई की कांच की नली जल से भरी है,
जल को नली की तली से धीरे धीरे बाहर बहाया जा सकता है। यदि 500 हर्ट्ज आवृत्ति के कंपन करते हुए संवृत्र को नली के ऊपरी सिरे पर लाया जाता है तथा ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो प्राप्त अनुनादों की कुल संख्या क्या होगी? चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कितने अनुनाद हमें प्रेक्षित होने वाले हैं। हमें जो लंबाई है L वो दे रखी है 1.0 मीटर। इसके साथ में V की जो वैल्यू है वो 330 मीटर प्रति सेकंड और जो N है आवृत्ति है वो हमें दे रखी है 500 हर्ट्ज। अब यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। तो तरंग दैर्घ्य लैम्बडा बराबर हो जाएगा V बट्टे में N। V का मान 330, N का मान हमारे पास में है 500, तो यहां से 0.66 मीटर प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए जो अनुनाद है वो कहां पर प्राप्त होगा? अनुनाद की स्थितियां यहां पर ये बंद ऑर्गन पाइप की भांति काम करता है। तो लैम्बडा बट्टे में 4 डिस्टेंस के ऊपर इसके साथ में लैम्बडा बट्टा 4 की विषम गुणावर्तियों के संगत प्राप्त होगा। तो 3 लैम्बडा बाई 4, 5 लैम्बडा बाई 4, 7 लैम्बडा बाई 4, इसी प्रकार से अनुनाद की स्थितियां हमें प्राप्त होने वाली है। तो लैम्बडा बाई 4 जब हम इसके अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो 0.165 मीटर। 3 लैम्बडा बाई 4 तो ये 0.495 मीटर, फिर 0.825 मीटर, ये 1.155 मीटर। तो ये हमें यहां से लेकर यहां तक 3 स्थितियां प्राप्त होगी। 3 अनुनाद हमें प्रेक्षित होने वाले हैं, 3 अनुनाद प्रेक्षित होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दोनों सिरों पर दबी हुई किसी डोरी का अनुप्रस्थ विस्थापन y इक्वल टू 2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन 3 कोस 2 पाई टी है, जहां अक्स एवं y सेमी में है और t सेकंड में है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? चलिए पहला स्टेटमेंट देखिए कि डोरी पर दो क्रमागत निस्पंदों के मध्य सभी बिंदु समान आवर्ती तथा कला किंतु भिन्न आयाम से कंपन करते हैं। तो विद्यार्थियों इनकी आवर्ती समान रहती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है मुझे ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सेम ही लग रहे हैं। सारे के सारे जो ऑप्शन है वो क्या है? सेम लग रहे हैं। तो यहाँ पर सभी बिंदुओं की आवर्ती समान होती है, कला समान होती है, लेकिन आयाम इनके भिन्न भिन्न होते हैं। सारे ऑप्शन मुझे सेम लग रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही होने वाला है। अब इनमें सारे सही हैं ये तो, ये सेम ही ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक सिरे पर पानी से भरी नलिका में अनुनाद की किसी एक विधा को दर्शाया गया है। वर्तमान प्रकरण में नलिका किसमें है? देखिए यहां से आप देखेंगे कि यहां पर एंटी नोड बनता है, यहां पर नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, यहां पर नोड, एंटी नोड और फिर नोड प्राप्त होगा। तो देखिए ये कौन सी गुणावर्ती? तो यहाँ यदि यहाँ पर ही पानी का तल होता तो प्रथम गुणावर्ती, और यहाँ पर हमारे को पूछा है कौन सी गुणावर्ती होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रथम गुणावर्ती, ये द्वितीय गुणावर्ती, हालांकि ऐसा इसमें होता नहीं है, विषम गुणावर्तियां ही होती है। तो ये पहली गुणावर्ती, यहाँ पर होता है तो तीसरी गुणावर्ती, यहाँ पर पांचवी गुणावर्ती और इस सिद्ध में ये सातवीं गुणावर्ती होगी।
तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करते हुए एक संवृत्र को चित्रानुसार जल से भरी हुई एक नलिका के खुले सिरे के निकट रखा गया है। नलिका में जल का स्तर धीरे धीरे कम होता है और जब जल का स्तर खुले सिरे से 17 सेमी नीचे है तब ध्वनि की अधिकतम तीव्रता को सुना जाता है। यदि कमरे का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस तापमान पर ध्वनि की गति होती है। देखिए इसे एक बार समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर संवृत्र की जो आवृत्ति है वो दे रखी है 500 हर्ट्ज और जब खुले स्तर से 17 सेमी, तो यहां पर लेंथ हो जाएगी 17 सेमी, तब ध्वनि की अधिकतम तीव्रता, तो अनुनाद की स्थिति हमें प्राप्त होगी। हमें ध्वनि का वेग पूछा है और देखिए यहां पर धीरे धीरे हम नीचे करेंगे तो यहां से ऐसे हमें प्रथम गुणावर्ती प्राप्त होने वाली है और प्रथम गुणावर्ती के लिए आवर्ती का फॉर्मूला होता है V बट्टे में 4L। तो यहां से V इक्वल टू आ गया N इंटू 4L। वैल्यू पुट कर देते हैं। N की वैल्यू हमें दे रखी है 504 गुणा में L की वैल्यू हमें 0.17 दे रखी है। तो देखिए यहां से 5 गुणा 68 आ जाएगा और 68 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 340 आ जाएगा। तो 340 मीटर प्रति सेकंड हमें यहां पर प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपनी आवृत्तियों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित 26 संवृत्र हैं। प्रत्येक संवृत्र अगले को 3 विस्पंद देता है। प्रथम में वाला अंतिम वाला का अष्टक है। तो 18वें संवृत्र की आवृत्ति क्या होगी? देखो यहां पर एक बार इसको समझ लेते हैं कि प्रथम संवृत्र की आवृत्ति हम कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास में प्रथम संवृत्र की आवृत्ति है वो हम n कंसीडर कर लेते हैं, n है। तो पहले संवृत्र की तो जो आवृत्ति है वो n है। दूसरे संवृत्र की आवृत्ति है n-3 क्योंकि आवृत्तियां घटते क्रम में है। तीसरे संवृत्र की n-6। इसी प्रकार से अगले संवृत्रों की भी आवृत्तियां होगी। इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 इंटू 3 कोमा अगला जो संवृत्र है उसकी आवृत्ति होगी n-2 इंटू 3 कोमा n-3 इंटू 3। तो देखिए ये पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। मैं बात करूं 17वें की तो n- यहां से हो जाएगा हमारे पास में 17वें के लिए यहां पर 16 आ जाए। 18 पूछा है तो 17 गुणा 3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से मैं बात करूं 26वें की तो 26वें के लिए n-25 गुणा 3 आ जाएगा। हमें यहां पर अष्टक दे रखा है तो अष्टक का मतलब होता है वो उसके 2 टाइम्स होता है, गुणा दुगुना होता है एक तरीके से। तो पहले संवृत्र की आवृत्ति n और दूसरे संवृत्र की जो आवृत्ति मतलब अंतिम जो संवृत्र है उसकी आवृत्ति है -25 गुणा 3। अष्टक के लिए इसको हम, चलिए ये जो आवृत्ति है अष्टक के लिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास में n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए n बराबर हमारे को मिल गया है 150 हर्ट्ज। अब हमें यहां पर पूछा है कि जो 18वां संवृत्र है इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो 150 माइनस 17 गुणा 3, तो 150 माइनस में 51 बराबर हमें मिल जाएगा 99 हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डोरी एक की लंबाई L,
अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या स्मॉल आर, पदार्थ का घनत्व रो तथा यह तनाव टी में है, तो डोरी बी की ये सभी राशियां डोरी ए से दुगुनी है। यदि न्यू ए और न्यू बी कंपन करती हुई डोरी के संगत मूल आवर्तियां है, तो देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमें यहां पर पूछा गया है। देखिए ए की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है बी की, ये सभी राशियां बी की लंबाई इसकी दुगुनी है। चलिए पहले तो जो रिलेशन हमें दे रखे हैं, मैं यहाँ पर बी की जो लंबाई है एल बी से पुट कर दूं, जो कि हमारे पास में 2l है, और एल ए है वो है एल। इसके अलावा एल मैं यहाँ पर त्रिज्या की बात करूं आर बी, ये 2r है, और आर ए है वो स्मॉल आर है। घनत्व रो बी ये 2 रो है, और रो ए है वो रो के इक्वल ही है। तनाव की बात करूं टी बी, ये 2 टी है, और यह है टी ए बराबर टी है। अब मैं यहाँ पर आवर्ती का फॉर्मूला आपके सामने रख दूं। देखिए आवर्ती का मूल आवर्ती का फॉर्मूला 1 में 2l, 2l अंडूड में t बाई एम होता है, अंडूड में t बाई एम। तो यहां से हम जो एम है वो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है, इसे हम देखिए इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू घनत्व के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहां से एन ए और एन बी इनकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहां से इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 1 में एल ए एल बी यहां पर ऊपर चला जाएगा। साथ में अंडूड में यहां पर हमारे पास में देखो आर का अंडूड, यहां से आर ये बाहर निकल जाएगा, बट्टे में ही आएगा, लेकिन यहां से आर बी बट्टे में आर ए आ जाएगा। तनाव रहेगा बिल्कुल समानुपाती, वो भी अंडूड में रहेगा, तो टी ए अपॉन में टी बी। इसके अलावा घनत्व है, इसकी घात 1/2 है। घनत्व में बात करूं तो रो बी बट्टे में रो ए, इसकी घात भी 1/2 है। चलिए इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। एल बी की वैल्यू है 2l बट्टे में एल, आर बी की जो वैल्यू है वो है 2r बट्टे में आर। यहां पर टी ए है टी, और टी बी है 2t, और रो बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 2 रो अपॉन रो, इसकी घात है 1/2। तो यहां से रो कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1। आर से आर कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, एन ए बराबर आ जाएगा हमारे पास में 4 एन बी आ जाएगा। तो एन ए बराबर या न्यू ए बराबर आ गया है 4 न्यू बी। तो न्यू ए बराबर 4 न्यू बी, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मूल आवर्तियों न्यू 1 व न्यू 2 के 2 खुली ऑर्गन नलियों को श्रेणी में जोड़ा गया है। इस प्रकार से प्राप्त नई नली की मौलिक आवर्ती क्या है। जैसे हमारे पास में एक नलिका है, खुली ऑर्गन पाइप है, एक नलिका है। एक ऐसे दूसरी नलिका है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। इसकी लंबाई में कंसीडर कर लेता हूं L1 है, और इसकी लंबाई है वो L2 है। ध्वनि का वेग दोनों में ही सेम होगा, और खुले जब ये दोनों ही खुले हैं तब इसकी आवर्ती N1 बराबर V बट्टे में 2L1, और N2 बराबर इसकी दूसरी की आवर्ती क्या हो जाएगी 2L2 हो जाएगी। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो आवर्ती है वो हो जाएगी V बट्टे में 2
L1 प्लस L2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, V बट्टे में यहां से 2L1 प्लस 2L2, और यहां से हम देखिए क्या पुट कर सकते हैं, L1 2L1 के स्थान पर V बट्टे में N1 प्लस V बट्टे में N2 हम पुट कर सकते हैं। V से V कैंसिल हो जाएगा, N1 N2 बट्टे में N1 प्लस N2 हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी द्वितीय गुणावर्ती को दो दृढ़ सहारों के मध्य तनी हुई L लंबाई की किसी डोरी में उत्पन्न होना पड़ता है, तो वे बिंदु जहां डोरी को तोड़ना और स्पर्श करना पड़ता है वे हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास में ये दो दृढ़ आधार हैं और इनके बीच में यदि आप इस तरीके से एक डोरी लगा देते हैं, तो हम ये जानते हैं कि प्रथम गुणावर्ती में हम इसको बीच में से विस्थापित करेंगे, यहां से हमारे को विस्थापित करना होगा। लेकिन यदि यही डोरी द्वितीय गुणावर्ती में है तो देखिए इसको कहां से विस्थापित करना होगा। तो देखिए यहां पर इस तरीके से दो लूप बनने चाहिए, और दो लूप बनने चाहिए इस तरीके से, एक लूप बन गया, ऐसे ही दूसरा लूप भी बनना चाहिए, ऐसे हमारे पास में दो लूप बनने चाहिए। ठीक है, तो यहां से इसको विस्थापित करेंगे, यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसकाएंगे, और यहां से तो ऊपर की ओर खिसकाएंगे, और यहां से ऊपर की ओर खिसकाएंगे, तो यहां पर इसको स्पर्श करके रखना पड़ेगा। तो स्पर्श करने वाली जो स्थिति है वो ये वाली स्थिति है। तो स्पर्श कहां से करेंगे, L/2 दूरी पर करेंगे, और इसको विस्थापित कहां से करेंगे, L/4 दूरी पर करेंगे। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब लगभग आवर्तियां ν1 और ν2 की दो तरंगें साथ साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो क्रमागत उच्चतम के मध्य समयांतराल कितना होगा। तो देखिए समयांतराल है तो विस्पंद का समयांतराल के बराबर है, ये तो विस्पंद की घटना होगी, विस्पंद का आवर्तकाल भी इसको हम कह सकते हैं, और विस्पंद का जो आवर्तकाल होता है वो 1 में विस्पंद आवर्ती के बराबर होता है, 1 में विस्पंद आवर्ती, और विस्पंद की आवर्ती है वो ν1 माइनस ν2 होती है। तो ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी घटना अपने वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए संगीतज्ञों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तो विस्पंद की जो घटना है वाद्य यंत्रों के एग्जाम्पल, जो विस्पंद की घटना है इसके एग्जाम्पल वाद्य यंत्र ही थे, हमने पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विस्पंदों की घटना हो सकती है। तो विस्पंद की घटना अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के अंदर उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सितार के दो तार ए और बी थोड़े से स्वर में नहीं है तथा 5 हर्ट्ज आवृत्ति की विस्पंद उत्पन्न करते हैं। जब डोरी बी में तनाव को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो विस्पंद आवृत्ति घटकर 3 हो जाती है। यदि तार ए की आवृत्ति 427 हर्ट्ज है तो तार बी की आवृत्ति कितनी होगी। ए की जो आवृत्ति है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, विस्पंद पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो 427 हर्ट्ज हमें दे रखी है। तो बी की आवृत्ति कितनी होगी, बी की आवृत्ति कितनी होगी, जबकि विस्पंदों की संख्या हमें दे रखी है, विस्पंद प्रति सेकंड हमें दे रखा है 5 हर्ट्ज। तो बी की जो आवृत्ति है वो 427 प्लस 5 या हो सकती है 427 माइनस 5। तो प्लस 5 का मतलब हो गया 432 हर्ट्ज और माइनस 5 का मतलब हो गया 422
हर्ट्ज। क्लियर। अब देखिए यहां से इसमें तनाव को बढ़ा रहे हैं, तो जो तनाव है उसको इंक्रीज करने पर आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से इस स्थिति में टी बढ़ाने पर आवृत्ति बढ़ जाएगी, टी बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, आवृत्ति इंक्रीज हो जाएगी। तो आवृत्ति इंक्रीज हो जाती है तो विस्पंदों की संख्या बढ़ जाती है, तो ये वाली स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि तनाव बढ़ने पर विस्पंदों की संख्या बढ़ेगी ही। ये वाली स्थिति पॉसिबल है, और जब तनाव बढ़ाएंगे तो इसमें पॉसिबल है। तो पहले तनाव बढ़ाने से पहले इसकी जो आवृत्ति थी 422 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब समान आयाम किंतु थोड़ी सी भिन्न आवृत्तियों ν1 व ν2 के दो ध्वनि स्रोतों को एक साथ बजाया जाता है तो सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति बराबर होगी। तो देखिए यहां पर जो विस्पंद उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति तो ν1 माइनस ν2 के परिमाण के बराबर होगी। ये तो है विस्पंद की आवृत्ति। यहां पर सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति पूछी है, तो जो भी आपके पास में आवृत्ति है ν1 और ν2 उनके औसत मान के बराबर आवृत्ति वाली ध्वनि हमें सुनाई पड़ेगी। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दोनों सिरों पर खुली हुई एल लंबाई की एक ऑर्गन नली जब 480 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ में ध्वनित होती है तो इसकी प्रथम गुणावर्ती में कंपन होता है। और किसी एक सिरे पर बंद नली की लंबाई क्या होनी चाहिए ताकि समान आवृत्ति के साथ इसकी प्रथम गुणावर्ती में भी कंपन हो। चलिए इसे आप समझ लेते हैं। देखिए खुले ऑर्गन पाइप के लिए, खुले ऑर्गन पाइप के लिए, खुले ऑर्गन पाइप के लिए हम क्या जानते हैं, आवृत्ति का फॉर्मूला V बट्टे में 2L जानते हैं। और बंद ऑर्गन पाइप के लिए क्या जानते हैं, बंद ऑर्गन पाइप के लिए इसको मैं N बराबर V बट्टे में 4L होता है। हमारे को ये कहा गया है कि भाई दोनों की ही आवृत्ति 480 हर्ट्ज के इक्वल हो, तब इनकी लंबाइयां क्या होगी। तो मैं इस लंबाई को L डेस के दोनों को इक्वल पुट कर दूंगा। V बट्टे में 2L बराबर V बट्टे में 4L डेस। तो यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा, 2L डेस बराबर L, और L डेस बराबर मिल गया है L बट्टे में 2। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ध्वनि तरंग किसी गैस में 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है और जब दो ध्वनि तरंगें इसमें एक साथ गुजरती है तो 3 सेकंड में 9 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। यदि उनमें से एक तरंग की तरंग दैर्घ्य 2 मीटर हो तो दूसरी तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। देखिए जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें जो वैल्यू हमें दे रखी है v का मान हमें 300 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। क्लियर। इसके अलावा 3 सेकंड में विस्पंद प्रति सेकंड कितने हो जाएंगे, प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या, प्रति सेकंड जो विस्पंदों की संख्या है वो हम यहां से निकाल लेते हैं 9 बट्टे में 3। तो 3 विस्पंद हमें सुनाई देंगे, या विस्पंद की जो आवृत्ति है वो 3 हर्ट्ज होगी। क्लियर। और ये हम पुट कर सकते हैं N1 माइनस N2 के इक्वल। तो देखिए यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, विस्पंदों की संख्या 3, N1 की जगह हम लिख सकते हैं V बट्टे में λ1 माइनस V बट्टे में λ2। और यहां से V हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 बट्टे में λ1 माइनस 1 बट्टे में λ2 तो 3, और V की वैल्यू है 300, λ1 की वैल्यू है 2, λ2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 150
माइनस में 300 बट्टे में लैम्बडा 2। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300 बट्टे में लैम्बडा 2 बराबर 147 और लैम्बडा 2 बराबर आ गया है 300 बट्टे में 147। तो ये हमारे को 2 पॉइंट कुछ मिलने वाला है 04। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दो संवृत्त ए और बी 258 हर्ट्ज और 262 हर्ट्ज से आवृत्तियों के संवरक उत्पन्न करते हैं। मतलब ये इनकी आवृत्ति हमें दे रखी है। एक के साथ एक अज्ञात आवृत्ति वाला संवृत्त कुछ विस्पंद उत्पन्न करता है। जब उसी संवरक को बी के साथ ध्वनित किया जाता है तो प्राप्त विस्पंद आवृत्ति दुगुनी हो जाती है। तो अज्ञात आवृत्ति है। चलिए एक की जो आवृत्ति है वो हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, एक की आवृत्ति हमें दे रखी है 258 हर्ट्ज और बी की आवृत्ति हमें दे रखी है 262 हर्ट्ज। 262 हर्ट्ज दे रखी है। अज्ञात की आवृत्ति हमें पता नहीं है। तो जब इसके साथ में हम विस्पंद करवाते हैं, इसमें विस्पंद करवाते हैं तो इसके साथ में अज्ञात वाले के साथ में तो 258 माइनस में n या हो जाएगा n माइनस 258 और इसके साथ में जब हम ये दोनों पॉसिबिलिटी है तो 262 माइनस n या हो सकता है n माइनस 262। लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर कर लें, इसको हम इन ऑप्शन को देखकर भी कर सकते हैं कि आवृत्ति इसके साथ में कराएंगे तो दुगुने विस्पंद प्राप्त होंगे। जैसे मैं 250 हर्ट्ज के साथ में करूं तो यहां पर विस्पंदों की संख्या 8 मिलेगी ए के साथ में और बी के साथ में करवाएंगे तो हमें 12 मिलेगी। तो ये दुगुनी नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर 252 के साथ में करवाएंगे तो पहले के साथ में तो ए के साथ में तो 6 और बी के साथ में 10, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे के साथ में 4 और 8, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले बी के साथ में ए की तुलना में दुगुनी होगी। समान लंबाई की एक बंद ऑर्गन पाइप नली तथा एक खुली ऑर्गन नली अपनी मूल विधाओं में कंपन करते समय प्रति सेकंड 2 विस्पंद उत्पन्न करती है। यदि खुली ऑर्गन नली की लंबाई आधी हो जाती है तथा बंद नली की लंबाई दुगुनी हो जाती है तो मूल विधा में कंपन करते समय प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि खुले पाइप के लिए तो देखिए क्या होता है, खुले पाइप में जो आवृत्ति है n बराबर होता है v बट्टे में 2l और बंद ऑर्गन पाइप के अंदर क्या होता है, n बराबर होता है v बट्टे में 4l। इनकी लंबाइयां समान दे रखी है। मूल विधाओं में कंपन करते समय इन दोनों के बीच में n और n डेस, देखो यहां पर इसकी बड़ी राशि का भाग लग रहे हैं तो n माइनस n डेस ये हमें क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखा है। क्लियर, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी, ये वाली वैल्यू बड़ी। क्लियर। फिर देखें यदि खुली ऑर्गन नली में दूसरी स्थिति के अंदर क्या दे रखा है हमें, इसको मैं n1 से कह दूं, इसको हम n2 से कह दें, फिर हम डेस लगाकर कहेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इन सबको मैं हटा देता हूं, दोबारा पुट कर रहा हूं। ये n1 है और ये हमारे पास में n2 है, तो n1 माइनस n2 कितना है, 2 है। ठीक है, दूसरी स्थिति में n1 डेस जो कि v बट्टे में 2। अब देखो खुली ऑर्गन नली की लंबाई आधी,
तो L बट्टे में 2 रह गई। और ये तो खुले पाइप के लिए है, बंद पाइप के लिए क्या हो जाएगा, N2 डेज बराबर V बट्टे में 4, और उसकी लंबाई आप कर रहे हैं दुगुनी। ठीक है। दिन यहां से हमारे को प्रति सेकंड कितने विस्पंद सुनाई पड़ेंगे, ये हमें देखना है, समझना है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो 2 इंटू वी बट्टे में 2L आ गया। यहां से ये क्या आ गया हमारे पास में, V बट्टे में 8L। तो यहां पर भी जो N1 डेज माइनस N2 डेज हमें ज्ञात करना है। तो ये तो हमारे पास में है N1, 2N1, 2N1, और ये हमारे पास में है N2 बट्टे में 2, N2 बट्टे में 2 है ये, N2 बट्टे में 2। यहां से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, इसे हम N1 बट्टे में 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो N2 को हम N1 बट्टे में 2 भी इसको पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से N1 माइनस N1 बट्टे में 2, तो हमारे पास में बराबर में 2, तो N1 की जो वैल्यू है वो हमारे को मिल जाएगी 4 हर्ट्ज, और N2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 हर्ट्ज। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 गुणा में 4 माइनस 2 बट्टे में 2, तो ये हमें 7 हर्ट्ज मिल जाएगी, 7 विस्पंद सुनाई पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से आती हुई ट्रेन सीटी बजाना शुरू कर देती है, तो ध्वनि की हवा में चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि सीटी से निकली हुई ध्वनि की आवृत्ति 640 हर्ट्ज है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए किसी व्यक्ति के द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। चलिए एक बार क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है उसको मैं पुट कर देता हूं। V बराबर हमें दे रखा है, ये तो ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ये 340 मीटर प्रति सेकंड हमें दे रखा है। हमें n की जो वैल्यू है वो दे रखी है 640 हर्ट्ज, साथ में जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है। क्लियर। तो यहां पर देखिए खड़ा है व्यक्ति, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इधर गति कर रही है vs वेग से, ध्वनि इधर जा रही है v वेग से, और यहाँ पर सोर्स खड़ा है, ऑब्जेक्ट है जो कि 0 वेग है उसका। तो आभासी आवर्ती n डेस बराबर n v माइनस vo, जो कि vo का मान 0, v माइनस vs का मान यहां पर आप ध्यान देंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 640 इंटू वी का मान है 340 बट्टे में 340 माइनस 20, तो 640 गुणा में 340 बट्टे में 320, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 680 हर्ट्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 680 हर्ट्ज। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक सिपाही 500 हर्ट्ज की आवृत्ति से सीटी बजाता है और एक कार है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसकी ओर आती है। सिपाही के पास से गुजरते समय कार के ड्राइवर के द्वारा सुनी गई आवृत्ति में परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है वो हमें यहां पर पूछा है। दिया गया है हवा में ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए जब वो कार है वो सिपाही के पास में आती है तब आवर्ती, कार जब दूर जाती है तब आवर्ती। दोनों हम यहां पर देख लेते हैं।
कार। सिपाही के पास आती है। सिपाही के पास आने पर आवर्ती उसको एन डेज से कह दें, एन, तो v प्लस में vo हो जाएगा, क्योंकि कार है वो पास में आ रही है। हर्ट्ज की आवर्ती से सीटी बजाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सिपाही के पास से गुजरते इसमें कार के ड्राइवर, तो v प्लस में vo अपॉन v माइनस में vs। तो देखिए n की जो वैल्यू है वो 500 गुणा में 300 प्लस vo। vo का तो जो मान है वो है 15 और 300 माइनस 0। तो यहां से एन डेज की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 525 हर्ट्ज। ऐसे ये कट गया। 315 में 105, 105 को 5 से गुणा करेंगे 525। कार सिपाही से दूर जाने पर, कार सिपाही से दूर जाने पर क्या हो जाएगा, एन डबल डेज से कह दूं एन वी माइनस वीओ, दूर जाएगा तो v माइनस वीओ ध्वनि की दिशा में ही v माइनस वी एस। तो यहां पर आप देखेंगे कि 500 300 माइनस 15 बट्टे में 300, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, एन डबल डेज बराबर 475 आ जाएगा। आवर्ती में परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो एन डेज माइनस एन डबल डेज, तो 525 माइनस 475, यह आ गया 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोपलर प्रभाव लागू होता है, ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों के लिए डोपलर प्रभाव लागू होता है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी रेलवे स्टेशन के बाहरी सिग्नल पर खड़ी हुई एक ट्रेन ठहरी हुई वायु में 400 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली सीटी बजाती है। ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्लेटफॉर्म की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए किसी प्रेक्षक के द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसमें आभासी जो आवृत्ति है एन डेस बराबर एन, यहां पर जो प्रेक्षक है उसका वेग है 0, तो v माइनस 0 हो जाएगा बट्टे में v माइनस वी एस, क्योंकि ध्वनि और ध्वनि स्रोत एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो 400 गुणा में 330 बट्टे में 330 माइनस 30, तो यहां से ये हमें कितना मिल जाएगा, 400 गुणा 330, ये 330 है, 330 बट्टे में 300, तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा 110। कैलकुलेशन करेंगे तो 440 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति स्थिर हवा में 400 हर्ट्ज है और हवा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्लेटफॉर्म के बाहर से प्लेटफॉर्म की दिशा में चलना शुरू होती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्थिर हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हमें दे रखी है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की चाल की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। देखिए माध्यम की गति करने पर आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन
ए यहां पर सही होने वाला है, आवर्ती अपरिवर्तित ही रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें कि स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य कारण आभासी आवर्ती में परिवर्तन होता है, तो उसको हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। फिर देखें, ध्वनि की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती है, ध्वनि की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती है, तो ये हमें विस्पंद में प्राप्त होता है, ये हमें विस्पंद में मिलेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य होती है, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक प्रेक्षक ध्वनि के वेग के 1/5 में वेग से ध्वनि के स्थायी स्रोत की ओर गति करता है, तो आभासी आवर्ती में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। आभासी आवर्ती में हमें परिवर्तन पूछा है। चलिए इसे समझ लेते हैं कि जब प्रेक्षक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर गति करता है तो उसकी जो आवर्ती है n डैश बराबर n, तो इस स्थिति में v प्लस में vo हो जाएगा। ये हमारे पास में आभासी आवर्ती मिलने वाली है। क्लियर। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन में कहा गया है कि n v का 5वां हिस्सा, v बट्टे में 5 बट्टे में v, तो यहां से आ जाएगा ये 6v बट्टे में 5 बट्टे में v इंटू में n, तो v से v कैंसिल हो गया, 6 बट्टे में 5n आ गया, 6 बट्टे में 5n। अब आभासी आवर्ती में परिवर्तन, आभासी आवर्ती में प्रतिशत परिवर्तन देख लेते हैं। प्रतिशत परिवर्तन, तो n डैश माइनस में n बट्टे में n इंटू में 100, तो n डैश का मान है 6 बट्टे में 5n माइनस में n बट्टे में n, तो यहां से आ गया 6 बट्टे में 5 माइनस 1, तो 6 बट्टे में 5 माइनस 1, तो यहां से हो जाएगा 1 बट्टे में 5, और प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 20% आ जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी न्यू आवर्ती पर संगीत उत्पन्न करने वाला कोई बैंड वीबी की चाल से दीवार की ओर गति कर रहा है, एक मोटर चालक वीएम चाल से बैंड का अनुगमन कर रहा है। यदि वी ध्वनि की चाल है तो मोटर चालक के द्वारा सुनी गई विस्पंद की आवर्ती क्या होगी। देखिए, एक बार यहां पर हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से है, एक दृढ़ दीवार यहां पर मौजूद है। क्लियर। और एक बैंड वाला यहां से अपना वाद्य यंत्र बजाता हुआ दीवार की ओर चल रहा है। एक मोटरसाइकिल वाला वो भी इधर जा रहा है। मोटरसाइकिल वाले की जो वेलोसिटी है वो vm हमें दे रखी है, ध्वनि इधर जा रही है v वेग से, ठीक है, और पहले ये ध्वनि इससे टकराएगी और फिर वापस भी आएगी, और ये जो बैंड मास्टर है इसकी वेलोसिटी vb हमें दे रखी है। तो यहां पर एक एक करके जब ध्वनि तरंगें सीधी जाकर दीवार से टकरा रही है तो उस कंडीशन में आवर्ती क्या होगी। देखिए, सीधी ध्वनि तरंगें इधर आ रही है, तो इन ध्वनि तरंगों की जो आवर्ती है उसको मैं लिख देता हूं n डैश से, तो n डैश बराबर ये हमें कितना मिल जाएगा, n v प्लस में vm हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है vm, और जो स्रोत है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये भी माइनस माइनस जो स्रोत है वो है vb, तो यहां पर मैं vb पुट कर देता हूं।
अब दीवार से परावर्तित होने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी जो आवृत्ति है वो देखिए क्या होगी, v बट्टे में v माइनस वी बी, क्योंकि इनटू में n। अब देखिए जो दीवार से परावर्तित होने वाली तो दीवार के रेस्पेक्ट इनकी आवृत्ति ये हो गई। अब इस आदमी के रेस्पेक्ट मतलब जो मोटर चालक है उसके रेस्पेक्ट जो आवृत्ति है वो क्या होगी, तो v प्लस में vm बट्टे में v इंटू में n डबल डैश। क्लियर। अब देखो विस्पंद की आवृत्ति क्या होगी, विस्पंद आवृत्ति तो n ट्रिपल डैश माइनस n डैश, और यहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन सी हमें प्राप्त होने वाला है। अंतिम क्वेश्चन देखिए कि 50 सेमी की तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करने वाला ध्वनि का एक स्रोत ध्वनि की चाल 1/5वीं चाल से स्थायी प्रेक्षक से दूर गति कर रहा है, तो प्रेक्षक द्वारा ध्वनि की तरंगदैर्घ्य क्या प्रतीत होने वाली है। तो देखिए ध्वनि की चाल हमें दे रखी है v, तो स्रोत की चाल ये हो जाएगी ध्वनि की चाल का 5वां हिस्सा। अब देखिए आभासी तरंगदैर्घ्य ये हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में करवाया है। आभासी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा डैश बराबर लैम्बडा इंटू वी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है स्रोत इसलिए प्लस में आ गया है, तो v प्लस में v बट्टे में 5/v इंटू में लैम्बडा। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 6/5 बाहर निकल कर आएगा। लैम्बडा की वैल्यू है हमारे पास में 50, तो ये 60 सेमी आएगा। कितना आएगा, 60 सेमी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने ये देखा तरंगों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे समझें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।